चीज के बारे में पढ़ना, बताइए क्या पढ़ना है आज? प्लास्टिक के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज के चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर? ऑब्जेक्टिव सर आप लोग क्या लर्न कर लोगे सर आज के ध्यान के बाद कि आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन किसके बीच में सर? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है सर। एक तो ये सर, दूसरी चीज क्या सीख लेंगे सर? सर वो एक वो चीज होती है सर, स्ट्रेन के बारे में पता कर देंगे। स्ट्रेस है ना, अंडरस्टैंड द स्ट्रेन। और इससे पहले भी आप क्या पढ़ पाओगे सर? आप पढ़ पाओगे सर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ, एबल टू प्लॉट द ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला, बट हम एक बार देख लेंगे, ठीक। और उसके बाद आप पता कर पाओगे सर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी बता पाओगे, या आप अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन। दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है सबको? यस और नो? सर हाँ यस सर। मुझे बताओ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? चलो पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? एक तो इंट्रा मोलिकुलर होता है, एक इंटरमोलिकुलर होता है। क्या फर्क है दोनों में? ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने शायद। आज थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज्यादा करेंगे। बोली 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 इंट्रा आउटसाइड और इंटर मॉलिक्यूल के अंदर वाली फोर्स। इंटर देखो सर इंटर होता है दो के बीच में और इंट्रा होता है एक ही के बीच में। हाँ, जब तुम करते हो ना, अब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे तो क्या एक होगा तुम्हारा स्पोर्ट डे बनेगा, इंट्रा यूनिवर्सिटी कंपटीशन। इंट्रा यूनिवर्सिटी होता है सर, इंट्रा यूनिवर्सिटी मतलब उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे आपस में भाग लेंगे और कंपटीशन करके स्पोर्ट्स में काम भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन इंटर यूनिवर्सिटी हो गया कि अब इस यूनिवर्सिटी का कंपटीशन किसी और यूनिवर्सिटी के साथ होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? इंट्रा यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी। इंटर यूनिवर्सिटी मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज से बच्चे जाएंगे और उनके बीच में कंपटीशन होगा सर। लेकिन इंट्रा यूनिवर्सिटी सर, उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे आपस में कंपीट करेंगे। क्लियर है सबको? तो इंट्रा मतलब जैसे इस बच्चे ने बोला एक ही के अंदर, और इंटर मतलब दो या दो से अधिक। तो मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोल रहा हूं सर, तो दो मॉलिक्यूल्स के, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। लेकिन इतना ज्यादा इसको डिटेल में नहीं देखना हमने। सॉरी। होता क्या है सर, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है सर, अलग अलग तरह की फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे तुम अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती है, और कौन सी भी होती है सर? रिपल्सिव। रिपल्सिव भी होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अभी मैं ग्राफ दिखाऊंगा बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है इसके अंदर ना, डिफरेंट टाइप्स की फोर्स अप्रोवेट हो रही होती है। जैसे सर एक आपने, अगर मैं जनरली आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी होगी। यस सर। आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है? अच्छा। आपने और कौन सी पढ़ी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ी होगी। हाँ सर पढ़ी हुई है। कोवेलेंट भी पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ी है। ऐसी ही फोर्सेस लगती है इंटर में। आपने वंडरवाल फोर्सेस भी पढ़ी होंगी। यस सर। यस सर। तो आप होता क्या है, जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं ना, इनका फोर्स, जब मैं मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स की वेरिएशन बनाता हूँ ना, किसका ग्राफ बनाता हूँ? ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तब फोर्स कैसे वेरी करेगी, और मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को अगर बढ़ाऊंगा तब फोर्स कैसे वेरी करेगी। समझ में आ रही है बात सबको? यस और नो? यस सर। डिस्टेंस बढ़ाने से और डिस्टेंस घटाने से फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है। अभी बस इसको 1 मिनट के ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, उसके बाद असली कंसेप्ट शुरू होगा। इसको सिर्फ एक बार पढ़ना है, कभी कभी ग्राफ आ जाता है। तो देखो कैसे वेरी होती है सर। देखो यहां पर दिख रहा है सबको, ये फोर्स है सर, और ये क्या है सर? डिस्टेंस है सर। तो देखो आप,
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कैसी होती जा रही है, ज्यादा अट्रैक्टिव, और जैसे ही डिस्टेंस कम है तो फोर्स कैसी है सर, रिपल्सिव। रिपल्सिव। दिख रहा है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है सर, फॉर लार्ज डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेग्लिजिबल, एज द डिस्टेंस डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज होना हो रहा है सर, मतलब कम, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है। उस केस में समझ में आ रहा है सबको, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी सर, डिस्टेंस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी बिकम्स जीरो एट ए डिस्टेंस आर नोट। यहां से देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है, लेकिन धीरे धीरे कौन डोमिनेट कर रहा है सर, फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन। आर से आर नोट तक सिर्फ कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको देसी भाषा में समझाओ सर, ये ग्राफ ग्रुप समझ नहीं आते, बट इतना बात तो समझ में आती है ना सर, जैसे ही डिस्टेंस आर की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू अगर कम है तो कौन डोमिनेट कर रहा है सर, आर कम है तो डोमिनेट कौन कर रहा है, आर की वैल्यू कम करो तो कौन डोमिनेट कर रहा है, रिपल्शन। और आर ज्यादा हो जाए तो और क्या हो रहा है सर, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट। मतलब सर, अरे भाई देखो मैंने बोला ना, इस मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी फोर्सेज हैं, एक तो ये भी इंटर मॉलिक्यूलर में बहुत सारी फोर्सेज आ जाएंगी, जैसे आपने बोला कोवेलेंट वाली बात, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी यही बोल सकते हो आप, ठीक है। और सर साथ में कौन कौन सी आ गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो, कोवेलेंट बोल दो, और साथ साथ कौन सा भी बोल दो सर, वंडरवाल फोर्सेस बोल दो। ये सारी सर कैसी फोर्सेज है सर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, अगर दो मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत पास में है, दो मॉलिक्यूल्स बहुत क्या है, पास में है, तो इतने पास में है ना ये मॉलिक्यूल्स कि एक का जो ऑर्बिटल है, एक का जो और आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, वो दूसरे के न्यूक्लियस के पास आने लग रहे हैं। ये ऐसा समझो वो बहुत ही पास आने लग रहे हैं सर, बहुत ही पास आने लग रहे हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है, जब बहुत ही पास ले आए किसी एटम को, तो उनके अंदर रिपल्शन, उस इंटरमोलिकुलर फोर्स में कैसा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस के पास आने लग जाए तो आपस में क्या करेंगे सर, वो रिपल्शन। रिपल्शन करेंगे। तो सर जब बहुत ही पास आने लग जाते हैं तो रिपल्शन होती है, क्या होती है सर, रिपल्शन होती है। तो याद रखो, जब बहुत ही पास होंगे तो डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा। कम होगा। कम। तो हमने यहाँ पर बोला कि डिस्टेंस कम होगा तो कौन सी फोर्स ज्यादा आ रही है सर, रिपल्सिव। रिपल्शन। अब मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ, तो सर आगे जा रहे हो तो रिपल्शन फोर्स तो धीरे धीरे कम हो रही है सर, क्योंकि अब वो दूर हो गए। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स भी होगी सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होती उस केस में, वो आपको 12th में पता लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इतनी दूर रेंज तक नहीं जाती। लेकिन जब मैं पार्टिकल्स को बहुत दूर चला जाता हूँ ना, बहुत दूर ले जाता हूँ, अब क्या, अभी भाई तुम मैग्नेट से समझो इसको, अगर मैं मैग्नेट को बहुत दूर ले जाता हूँ क्या वो अट्रैक्ट करते हैं, नो सर। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ज्यादा दूर तक काम नहीं करेगी सर, करती तो है लेकिन बहुत वीक हो जाती है सर उसका इफेक्ट। तो कौन सी, जब मैं बहुत ज्यादा दूर ले जाऊंगा ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में ऐसी कौन सी फोर्स है जो ज्यादा अफेक्ट करेगी, वो एक ही फोर्स होती है सबसे ज्यादा, वो कौन सी सर, वंडरवाल फोर्स। कौन सी सर, वंडरवाल। क्या करती है सर वंडरवाल, वंडरवाल फोर्सेस मासेस की वजह से, मतलब उनका जो हमेशा कैसी फोर्सेस है सर, अट्रैक्टिव होती है। कैसी होती है, हमेशा अट्रैक्टिव। चाहे तुम कितनी भी दूर ले जाओ ना, वंडरवाल फोर्सेस फिर भी लगेंगी, चाहे क्या हो जाए वो थोड़ी सी वीक हो जाए, लेकिन वंडरवाल फोर्सेस फिर भी लगेंगी। तो जब मैं मॉलिक्यूल्स को बहुत दूर ले जाता हूं तो कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है सर, वंडरवाल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस हमेशा कैसी होती है बच्चे, अभी बताया, हमेशा क्या करती है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। इसलिए मैंने बोला जब डिस्टेंस अब बहुत दूर ले गया तो डिस्टेंस बढ़ा दिया या कम कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। फिर भी वंडरवाल फोर्सेस तो लग रही है, इसलिए बहुत दूर जाने के बाद भी कौन सी फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन हो रही है। जब बहुत पास हो जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको रिपल्शन करेगी, जब बहुत दूर हो जाए तो कौन होगा सर, वैंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स। इसीलिए हमने देखा सर, जैसे जैसे डिस्टेंस मैं कम कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस क्या कर रहा हूं, कम है, बहुत कम है डिस्टेंस, बहुत क्या है, कम है सर, बहुत कम है, बहुत कम। तो कौन सी फोर्स डोमिनेट होती है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और क्या होता है सर आपस में उनका, रिपल्शन। रिपल्शन। लेकिन बहुत क्या हो जाए, डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, दूर हो जाए तो सर वंडरवाल फोर्सेस होती है, और वो हमेशा कैसी होती है सर, अट्रैक्टिव। इसीलिए इस ग्राफ में देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस आर की वैल्यू यहाँ कम हो रही है और यहाँ पर आर की वैल्यू ज्यादा है,
इस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या है, कम है, तो सर ये रिपल्शन है, ये अट्रैक्शन है। क्लियर है। और बीच में सर कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बैलेंस कर रही है। आर नोट डिस्टेंस पर कोई फोर्स नहीं है, तो ये बैलेंस हो रही है सर। आर नोट के इस एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो जब डिस्टेंस आर नोट है, एफ की वैल्यू 0 है, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन ये पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का, बोल दो। क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम का बोल दो, या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का बोल दो। अभी बाद में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। अभी पहले इतना समझ में आया। इस पूरे में क्या याद रखना है सर, डिस्टेंस कम तो फोर्सेस कौन सी डोमिनेट कर रही है सर, अगर डिस्टेंस वो लीस्ट है तो उनके बीच में, तो कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है, रिपल्शन। रिपल्शन हो रही है सर, क्या आ रही है, रिपल्शन। रिपल्शन और उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हो, लेकिन एक्यूरेट आंसर है रिपल्शन। अब जब बहुत दूर हो जाए तो कौन सी फोर्स है सर, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव। और वंडरवाल तो है ही, क्लियर है, मतलब वंडरवाल ही है, इसीलिए क्या बोला है उसे, अट्रैक्टिव बोला है। क्लियर है सबको, चलो Yes, सर। sir. अब धीरे धीरे, अब ये पोटेंशियल एनर्जी का है, इसमें ज्यादा नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट हल्का फुल्का ध्यान रखना। सेम वैसा डिस्टेंस उसका भी है, तो ध्यान से देखो, यहां पर भी वही हो रहा है। बॉडी जब स्टेबल होगी, क्या होगी सर, बॉडी जब स्टेबल होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए उस टाइम पर, किसी को पता है? बॉडी स्टेबल, कोई भी स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मिनिमम। मिनिमम। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना, तब बॉडी स्टेबल होती है। तो यहाँ पे देखिए, उसी को इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। कैसे सर, अरे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर, आप सबको याद हो तो। फोर्स को मैं क्या लिख सकता था, मैंने वर्क पावर एनर्जी में बताया था, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंशिएट करके क्या आता है मेरे पास, फोर्स आता है, याद है? अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रही हो तो क्या होगा सर, F इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। ये हमेशा याद रखना, अगर भूल भी जाओ तो। ये क्या है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसी को क्या बोलता हूं, फोर्स। तो जब वहां पर मेरी फोर्स 0 कब थी, बताना मुझे, कौन से पॉइंट पे, आर नोट। आर नोट। तो जब मैं फोर्स को यहाँ 0 कर दूंगा, तो मेरा डी यू बाई डी आर भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स डी यू बाई डी आर की। डी यू बाई डी आर का मतलब ये भी हो सकता है कि यू कैसा है, मिनिमम। इसीलिए आर नोट पर वहां फोर्स 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। क्या है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बिल्कुल मिनिमम है सर। क्या है, मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मैंने पहले भी बताया, इसी स्टेट को क्या बोलते हो सर, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टेबल स्टेट। सर यहाँ पर नेट फोर्स भी क्या होगी, पार्टिकल के ऊपर 0 होगी, अभी बताया, नॉट 0 होगा। तो यानी सर, अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है अंका, दिमाग में रखना सर। इस R इज इक्वल टू आर नॉट कौन सी स्टेज है सर, इक्विलिब्रियम स्टेट है सर। पोटेंशियल एनर्जी कैसी है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है यहाँ पर, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम है, मिनिमम 0 नहीं है। 0 तो क्या है सर यहाँ पर, फोर्स 0 है, फोर्स 0 है। अब अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हो जाए, आर नोट से ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी बताना यहाँ पर बढ़ रही है या घट रही है सर, देखो क्या हो रहा है सर, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है। और आर अगर कम हो जाए आर नोट से, तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ याद बढ़ रही यही दिमाग में रखना है इसमें। बस कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है बस, और कोई ज्यादा नहीं था इसमें, बस यही हमने दिमाग में रखना था। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। यस चलो सर। अभी एक डिसोसिएशन एनर्जी वाला क्वेश्चन आएगा, इसको आज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आज कर दिया तो तुम्हें लगेगा सर ये कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, इसीलिए आज नहीं करेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन लाया जरूर हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ गिवन है, लेकिन अभी नहीं करूंगा। अगर लास्ट में टाइम बच गया तभी इसको करेंगे, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे ही करेंगे। अगर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें लगेगा सर चैप्टर का नाम क्या था, क्या करा रहे हो, तभी। अब जहां से चैप्टर असली स्टार्ट होता है वो ये समझो, ये कभी कभी पूछ लेती हैं चीजें, तभी इसलिए मैंने बताया आपको ग्राफ, क्योंकि सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो सॉलिड के बीच में फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है जब पास ले आऊंगा तब क्या होगा, दूर ले जाऊंगा तब क्या होगा। आओ अब आ जाओ असली में।
अभी तक जो आप बात कर रहे थे ना वो रिजिड बॉडी है, हालांकि हमने तो नहीं बात करी, अभी हम रोटेशनल स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन रोटेशन इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि बीच में आपको फ्री कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, तो फिर हम चैप्टर अगर बीच में छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा वो, इसीलिए हमने ये चैप्टर उठाया। अभी तक इससे पहले आपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, रोटेशन हो गया ना आपका स्कूल में, रोटेशनल चैप्टर, रोटेशनल मोशन हो गया। यस सर। हाँ, तो उस अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े थे उसमें रिजिड बॉडी हो रही थी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होता क्या है, कोई बता सकता है? मैंने लिख भी रखा है ऊपर, देख के बता दो हल्का फुल्का। सर जैसे ये हो गई, मान लो ये भी रिजिड नहीं है, ये भी रिजिड नहीं है, पर वैसे मैं बोल दूं इसके ऊपर कितनी भी अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसकी शेप वगैरह कुछ भी, साइज ना शेप, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये क्या हो गया सर, मेरी रिजिड बॉडी। क्या हो गई सर ये मेरी रिजिड बॉडी, कि मैं कितनी भी फोर्स लगा दूं, कितनी भी फोर्स लगा दूं, उस बॉडी की ना शेप चेंज हो ना साइज चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। अब मैंने बोल दिया ये रिजिड बॉडी है, आपको भी लग रहा है क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है क्या? नो सर। क्या इसका साइज चेंज हो रहा है? नहीं सर। लेकिन सर इसके ऊपर अच्छी खासी फोर्स लगा दूं टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो हो सकता है इसका शेप भी चेंज हो जाए और इसकी साइज भी चेंज हो जाए। तो रियल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, रियल में कोई भी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ में आता है? कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है उसका कुछ ना कुछ तो शेप या साइज चेंज होता ही है फोर्स लगाने पे। एक्चुअल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल में जो होता है वो देखो नीचे कौन सी फोर्स लगी हुई है, डीफॉर्मेशन फोर्स। क्या लिखा हुआ है? डीफॉर्मेशन फोर्स। डिफॉर्मेशन फोर्स। दो फोर्सेज होती है, एक तो डीफॉर्मेशन और एक हम बाद में एक और फोर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते हैं उसको। अब ये डीफॉर्मेशन एक्सटर्नल अभी बात करते हैं इसके ऊपर। पर इस रिजिड बॉडी नहीं होती तो सर वो फोर बॉडीज होती कौन सी है? वो होती है सॉलिड्स, नॉर्मल सॉलिड्स। और सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है बच्चे? इलास्टिसिटी। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में अभी अभी कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबड़ या स्टील? सुनने से तो क्या लगता है कौन ज्यादा इलास्टिक है? रबड़। सुनने से रबर। रबड़। और सबका आंसर भी यही होगा, हाँ ये ना? नो सर। फिर बताओ No. क्या है ज्यादा, बताओ फिर। प्लास्टिक। प्लास्टिक तो ऑप्शन में नहीं है, रबड़ या स्टील बोल रहा हूँ। स्टील। तो ज्यादा स्टील। ज्यादा इलास्टिक कौन है सर? स्टील है। क्यों है स्टील ज्यादा इलास्टिक? सर जल्दी मुड़ जाती है। सर उसकी शेप। पर उसका यंग मॉडल। क्या? सर जैसे कि कुछ भी मारा उसके ऊपर वो मुड़ जाएगी उस तरफ को। तो रबड़ नहीं रहेगी? सर वो फिर से वैसी हो जाएगी। हाँ, तो इलास्टिसिटी तो यही होती है। अब देखो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, फिर इसको पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन डिफॉर्मेशन फोर्स इज रिमूव्ड। अगर किसी बॉडी पर मैं फोर्स लगाऊं, आप स्पंज तो सुना हुआ सबने, है ना? स्पंज वैसा, वैसे उससे एग्जांपल से देखो। अच्छा इससे देखो, ये है सर जैसे मेरे पास है ना, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई सर, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई ऐसे, तो सर इसकी शेप चेंज हुई या नहीं हुई? यस सर। अब मैंने ये फोर्स, ये इस फोर्स को जो उसकी शेप को चेंज कर दे उसको बोलते हैं सर डीफॉर्मेशन फोर्स। क्या बोलते हैं सर उसको? डीफॉर्मेशन फोर्स। समझ में आ रहा है? लेकिन ये इसीलिए बोला देखो, ये डीफॉर्मेशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ द बॉडी विदाउट मूविंग इट एज अ होल इज कॉल्ड डीफॉर्मेशन। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूं जो इसकी शेप को क्या कर दे, चेंज कर दे, वो कौन सी फोर्स हो गई सर? कौन सी फोर्स हो गई? बोलो। डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन सब बोलोगे। ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर देगी उसको मूव कराए बिना, तो क्या होगी वो? डिफॉर्मेशन फोर्स। यस सर, वो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है सर, ओके। तो देखो अब मैंने डिफॉर्मेशन फोर्स लगाई, अब मैंने डिफॉर्मेशन फोर्स हटा दी, क्या ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया? क्या सेम टू सेम पहले जैसा? यस और नो? आ गया सर। दिख रहा है? आ गया सर। तो ये इलास्टिक है सर, अच्छी खासी इलास्टिक है ये भी। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, अगर मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं,
फोर्स लगा रहा हूं तो वापस वो कितना अपनी शेप में आ जाती है। अगर पूरी तरह से अपनी शेप में वापस आ जाती है फोर्स हटाने के बाद तो वो पूरी तरह इलास्टिक है। अगर पूरी तरह नहीं आ पाती तो वो कम इलास्टिक है। बिल्कुल भी नहीं आ पाती तो सर वो इलास्टिक नहीं है, उसके लिए एक और नाम है, वो बाद में बात करेंगे। क्लियर है ये बात सबको? इलास्टिसिटी का मतलब यस सर। कि भाई किसी बॉडी पर Yes, कितनी sir. फोर्स लगाने पर तो वो डिफॉर्मेशन तो आ ही जाएगी, लेकिन वो फोर्स वापस हटा दी तो वो बॉडी वापस अपनी स्थिति में आ जाए अगर, तो वो इलास्टिक है। अगर नहीं आती तो वो इलास्टिक नहीं है। थोड़ी बहुत आती है तो भी इलास्टिक तो है ही, कम इलास्टिक है। तो प्रॉपर्टी कितना वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर सकती है वही होती है इलास्टिसिटी। अब बताओ रबड़ अपनी शेप को वापस रिगेन अच्छे से कर पाएगी या स्टील? रबड़। रबड़। यस और नो बताओ, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो रबड़ तो इलास्टिक है सर। स्टील भी तो होता है सर, स्टील का पता नहीं। तुम स्टील को जब भी मैं बोल सोच रहा हूँ तुम्हारे मन में आ रहा होगा स्टील की बाल्टी, स्टील का टोकरा, है ना? यही समाज सब सोच रहे होगे ना दिमाग में, और तो कुछ सोच ही नहीं रहे होगे। स्टील की और भी चीजें होती हैं, है ना? बट देखना ध्यान से, स्टील ज्यादा इलास्टिक है किससे? रबर से. हाँ। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट. एक लिमिट होती है बच्चे जब तक कोई बॉडी इलास्टिक रह सकती है। अब मान लो रबड़ की भी एक लिमिट है सर, उसके बाद भी अगर उसको और करे तो सर उसमें इलास्टिक की वापस अपनी शेप में नहीं आएगा। देखा ना? अगर नॉर्मल रबड़ की बात करो वो भी टूट जाती है ना? वो भी अलग बात है। सर इलास्टिक एक लिमिट है एक बॉडी की, कि मान लो इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया, अब फोर्स हटा दिया तो बॉडी अपनी शेप में वापस आ गई। थोड़ा फोर्स और ज्यादा लगाया तो बॉडी अपनी शेप में वापस तो आ गई, लेकिन उतना नहीं आ पाई। अब मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया कि बॉडी जब दबी थी वो दबी की दबी रह गई, वापस आई नहीं। तो उसकी क्या होगी सर? इलास्टिक तो थी, लेकिन आपने इतना फोर्स लगा दिया कि बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गई, और जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गई तो वापस वो अपनी शेप में नहीं आएगी। नहीं आए. क्लियर है? जैसे इसको भी मैं बहुत ज्यादा दबा के दबाए रखूं, बहुत ज्यादा दबा दूं, बहुत ज्यादा, अभी तो नहीं दबाएंगे पर बहुत ज्यादा अगर दबा दूं तो कभी हो भी सकता है कि ये अपनी शेप में वापस ही ना है। जैसे आप, मैं एग्जांपल दूं, प्लास्टिक की बॉल खेली होगी सबने, है ना? यस सर। प्लास्टिक की बॉल बचपन में, उसको जब याद है जब खेलते खेलते बॉल पिचक जाती थी, कभी हुआ है? Yes, sir. हाँ, तो जब Yes, sir. हल्का सा उसको दबा देते थे तो वापस से फूल जाती थी, है ना? वैसा ही कुछ। लेकिन कई बार उसको इतना ज्यादा, कोई टायर टप जाता था उससे, स्कूटर वाले भैया आ जाते थे, टायर चढ़ा देते थे हमारी बॉल पर, वो बॉल बिल्कुल पिचक जाती थी। अब उसको कितना भी तुम दबा लो वो वापस नहीं आएगी। यानी बॉडी की क्या क्रॉस हो गई उस बॉल की? इलास्टिक। इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट। भाई इससे ज्यादा तो वो हो ही नहीं सकती थी, उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई। तो ऐसा ही होता है, स्टील इलास्टिक है लेकिन उसकी इलास्टिक लिमिट थोड़ी कम है सर। इलास्टिक लिमिट से, अगर इलास्टिक लिमिट से पहले देखो, अगर इलास्टिक लिमिट से उसकी पहले देखो, इलास्टिक लिमिट से पहले देखो, स्टील को देखो, अगर उसकी इलास्टिक लिमिट के क्रॉस होने से पहले तो रबर से कंपेयर करो तो स्टील अपनी शेप को वापस रीगेन करता है, और अच्छे से रीगेन करता है। किससे भी ज्यादा? रबर से भी ज्यादा। लेकिन हम जब देखते हैं ना कि स्टील वापस नहीं कर रहा अपनी रीगेन को, उसकी इलास्टिक लिमिट कम होती है। तो अगर आप उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो क्या वो वापस रीगेन करेगा शेप? आप खुद बताओ, करेगा? बताओ। अगर किसी की इलास्टिक लिमिट को ही हमने क्रॉस कर दिया कि इससे ज्यादा वो इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकती थी, अब उसको भी हमने क्रॉस कर दिया, क्या वापस वो रीगेन कर पाएगा? यस और नो? नो सर। No, sir. नहीं कर पाएगा। तो No, sir. जब भी तुम स्टील की बात करते हो कि स्टील अपनी शेप में वापस नहीं आता, वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन वो कब नहीं आता? जब हम हल्की सी भी फोर्स लगा देते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट ज्यादातर क्रॉस हो जाती है। लेकिन अगर उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने से पहले देखो तो हल्का सा उसको दबाओगे ना तो वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा, और किससे भी ज्यादा अपने अच्छे खासा कवर करेगा, रबड़ से भी ज्यादा। समझ में आ रहा है? अपनी बिल्कुल ओरिजिनल शेप में। तो इसलिए बोलते हैं स्टील रबड़ से ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि स्टील की, लेकिन कब सर? इलास्टिक लिमिट से पहले की बात होती है ना। और वो इलास्टिसिटी जब किसी की चेक करते हो तो इलास्टिक लिमिट से पहले ही चेक करोगे, क्योंकि इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद क्या वो बॉडी इलास्टिक रहती है? नो सर। नहीं रहती सर। No, sir. इलास्टिक No, लिमिट ही sir. रीच हो जाती है तो बॉल पूरी पिचक ही गई,
अब वो टायर ही टपा गया, उसकी इलास्टिक लिमिट इससे ज्यादा वो दबाव सहन ही नहीं कर पाती थी, अब तो हो गया खत्म, अब नहीं होगा। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट से पहले चेक करोगे तो स्टील ज्यादा है। इसी से एक और डेफिनेशन आती है सर कि कोई बॉडी, इस इलास्टिसिटी की एक और डेफिनेशन है कि कोई बॉडी अपने चेंज को कितना रेजिस्ट करती है, वो भी क्या होती है सर, किसकी डेफिनेशन होती है, इलास्टिसिटी की। कोई बॉडी अपनी शेप या साइज को चेंज होने में कितना रेजिस्ट करती है, इससे तो पक्का पता लग रहा है। कौन ज्यादा रेजिस्ट करेगा अगर उसकी शेप को मैं चेंज करूं, स्टील रेजिस्ट करेगा या रबड़? स्टील। स्टील। कौन मेरे को अपोजिंग फोर्स देगा, किसको मुश्किल है सर चेंज करना शेप को? स्टील को। इसीलिए बोलते हैं स्टील ज्यादा इलास्टिक है, दोनों से। अब दिमाग में याद रखना सर, स्टील इज ग्रेटर देन रबर। लेकिन हमें क्यों नहीं लगता ऐसा? क्यों? क्योंकि हम जब भी चेक करते हैं स्टील को, उसकी इलास्टिक लिमिट ज्यादा क्या करते हैं, क्रॉस हो जाती है। लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। चलो फिर, तो यहां से इलास्टिसिटी का काम शुरू होता है सर। अब यहां पर देखते हैं इसके बारे में हम क्या बात करेंगे। देखो, इलास्टिसिटी के अंदर अब हम बात करते हैं सर स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस की बात करनी है हमने, प्रेशर की इतनी बात करनी नहीं, बट हमें फर्क पता। स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है क्या सबको, क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बच्चे फोर्स पर यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट फोर्स एरिया। अपॉन एरिया। तो दोनों को इक्वल क्यों नहीं मान सकते? तो जो स्ट्रेस है वही क्या हो जाए, प्रेशर। इनकी यूनिट भी सेम है, इनका फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ तो सेम है, इनकी डायमेंशन भी सेम आएगी। लेकिन सर अगर दो नाम है तो इनका काम भी क्या होगा सर, अलग। डिफरेंट ना। हाँ, आप इसको नॉर्मल लाइफ से समझो सर। आज थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगा लेक्चर, ठीक है, इतना मत समझना। तो समझने का ही आज लेक्चर, कल हम इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, वरना ग्राफ्स तो हमने कर ही लिए। वो 2 ग्राफ पूछे जाते हैं पेपर में, वो दोनों ग्राफ हमने कर लिए। तो सर अब आप देखो, एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे को प्रेशर दिया जा रहा है, और एक बच्चा आके बोलता है आपके पास कि मेरे को स्ट्रेस है। तो दोनों में फर्क है या दोनों सेम है? सोचो, इसी से क्लियर हो जाएगा सब। एक बच्चा आपके पास आके बोलता है कि भाई यार मेरे को प्रेशर दिया जा रहा है यार बहुत। एक बच्चा कह रहा है यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। तो फर्क है या नहीं है दोनों में? कौन बताएगा हैंड रेस करके कि क्या फर्क है दोनों में? साफ साफ दिख रहा है क्या दोनों चीजें सेम है? डिफरेंट हाँ है बताओ बच्चे। हाँ सर। प्रेशर सुरेंद्र मतलब कि उसे कोई फोर्स कर रहा है, मतलब कि तू पढ़ाई कर। बट सर स्ट्रेस मतलब कि उसे खुद से चिंता है कि मैंने ये चीज करनी है। हाँ, बच्चे ने पढ़ाई वाला एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पढ़ाई का बनाया जाता है, मेरे को लग रहा है ना। ऐसा सीन है क्या सबके साथ? है भाई? सर आपने बोले स्टूडेंट आके बोल रहा है तो अरे यार, कोई भी तुम्हारा दोस्त, फ्रेंड, तुम्हारी सहेली है ना, वो कह रहे यार मेरे को बहुत प्रेशर है। वो प्रेशर किसी चीज का हो सकता है, तुमको पढ़ाई का ही लगता है हमेशा, है ना। चलो बढ़िया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया बच्चे ने। देखो, जब भी उसने बोला प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या हो गया सर? कोई बाहर से फोर्स कर रहा है ना, कि भाई कोई बाहर से फोर्स कर रहा है मेरे को। भाई बाहर से मेरे को कोई फोर्स कर रहा है कि ये काम कर भाई। जैसे उसने बोला पढ़ाई कर 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 कर। कोई मेरी मम्मी सिर पे खड़ा हो गया, भाई पढ़ाई कर ले बच्चे, पढ़ाई कर ले, है ना। ये टीचर सर पे खड़ा हो गया ऐसे, पढ़ता है नहीं पढ़ता, पढ़ती है नहीं पढ़ती, ऐसा हो गया सीन। लेकिन स्ट्रेस में क्या हो रहा है, उसको खुद से हो रहा है कि यार कल पेपर है, हो नहीं रहा। तो जो खुद से हो, खुद से मतलब अंदर से आ रहा है, वो क्या हो गया, स्ट्रेस। और जो बाहर से आ रहा है वो क्या हो गया, प्रेशर। प्रेशर। बात ही खत्म। स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, और प्रेशर किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल। बात खत्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर, फर्क स्ट्रेस और प्रेशर। प्रेशर जब भी लगेगा ना इक्वली लगता है सारी डायरेक्शन में, ऐसे फ्लूइड का मान लो, कैसे भी मान लो, इक्वली लगता है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। तो अगर प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है तो स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी होगी? क्या लगता है? अगर हमारा ये टैब ठीक चले तो हम लिख भी दें, तो जब तक तुम बता दो। चल गया, बताइए। स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन सर स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? तुक्का ही मार दो, वेक्टर। तुक्का ही मार। वेक्टर। कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा वेक्टर, लेकिन वेक्टर भी नहीं होती। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी होती है सर? याद रखना इसको सिर्फ, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना।
टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है पेपर में कि बताओ स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी, तो सर टेंसर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंसर क्वांटिटी क्या वेक्टर होता है? नहीं सर, पूरी तरह से नहीं। टेंसर के भी रैंक होते हैं, आगे तुम पढ़ोगे 1 रैंक, सेकंड रैंक, तो स्ट्रेस सेकंड रैंक का टेंसर होता है। बट ये टेंसर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन तो आप कई तरह से बोल सकते हो सकती है, लेकिन ये वेक्टर का लॉ पूरा अच्छे से फॉलो नहीं करता। जो वेक्टर के एडिशन लॉ होते हैं ना, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा सबने 11th में, यस सर। है ना? Yes, sir. वेक्टर चैप्टर पढ़ रहा था, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब वेक्टर के एडिशन को लॉ फॉलो नहीं करता ये स्ट्रेस, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं बोलते। और स्केलर तो है नहीं, तो इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। लेकिन प्रेशर ऑन द अदर साइड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गए। क्लियर है सबको? और प्रेशर जब भी लगेगा, मान लो किसी फ्लूइड, प्रेशर ज्यादातर हम किस में बात करते हैं बच्चे? ज्यादातर जनरली और मोस्टली किस में बात करते हैं हम? लिक्विड्स Liquid. और फ्लूइड या फ्लूइड्स में। और ये ज्यादातर कहां बात करते हैं? वैसे तो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सॉलिड्स में बात करते हैं। ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर है सबको? डिफरेंस समझ में आ रहा है स्ट्रेस sir. और प्रेशर का? यस और नो? तो Yes, सबसे sir. पहले तो वो इंटरनली होता है। अब एक Sir. बैलून की हेल्प से समझते हैं इसको। बैलून की हेल्प से, एक फुग्गा समझते हो ना सब? बैलून, यस सर। Yes, है ना? sir. उसके अंदर हवा भर रहे हैं सर, हवा भर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा होगा? प्रेशर या स्ट्रेस? क्या लगता है? प्रेशर। प्रेशर। Pressure. क्यों? सर सर बाहर एक्सटर्नली। से फोर्स डाल। बिल्कुल सही बोला कि भाई बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसका मतलब वहां पर क्या लग रहा है सर? प्रेशर। 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 लेकिन इस पे स्ट्रेस भी लग रहा होगा। हैं? कैसे कैसे कैसे? ध्यान से सुनना। स्ट्रेस लगता है इंटरनल। जैसे ही वो हमारा गुब्बारा फूल रहा है, तो अंदर से गुब्बारे की जो गुब्बारे में जो हवा भर रहे है, जो अंदर से वो गुब्बारा रेजिस्ट भी कर रहा है वॉल पर। अब वॉल पर क्या लगा रहा है सर? फोर्सेस लग रही है, अंदर से ही एक इंटरनल फोर्सेस लग रही है, जो उस प्रेशर का क्या कर रही होंगी? अपोज कर रही होंगी। वो जो अंदर से उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो उसको क्या बोल दोगे सर? स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो जब भी बैलून फूलते हैं तो दोनों चीजें होती हैं सर। प्रेशर भी लग रहा होता है, जो कि कहां से लग रहा है सर? एक्सटर्नली फोर्स की वजह से। और एक इंटरनल भी उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स आ रही होती है, जो उसको क्या कहती है सर? रोक, अपोज करने की कोशिश करती है। उसको क्या बोलते हैं सर? स्ट्रेस बोलते हैं। तो गुब्बारा फुलाने में ये दोनों चीजें होती हैं सर, प्रेशर भी और स्ट्रेस भी। क्लियर है सब? यस और नो? ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको फ्लूइड में। अब फ्लूइड में क्या करते हो सर? आपने एक बीकर ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसके अंदर क्या है सर? लिक्विड है सर। इसके अंदर क्या है सर? लिक्विड है सर। अब मैंने बोला सर प्रेशर इसमें भी हो सकता है, प्रेशर होता है ना इसके अंदर। अब मैंने एक पिस्टन ली सर, पिस्टन से इसको क्या कर दिया सर? दबा दिया। अब जब दबा दिया तो ये पानी कहाँ दब जाएगा क्या? हाँ या ना? बताओ। यस और नो? कहाँ चला जाएगा ये पानी? Yes, सब इकट्ठा होके कहाँ चला जाएगा? थोड़ा सा नीचे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। पिस्टन ने इसको दबा दिया, तो इसकी सर इसके ऊपर प्रेशर लगा, जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो गया या ये फैल गया? और बताओ। ऑब्वियस ही बात है सर, कंप्रेस हो गया। पहले कंप्रेस ऊपर हो था, अब नीचे आ गया। तो ये क्या लगा इसके ऊपर? प्रेशर या स्ट्रेस? प्रेशर, क्योंकि सर ये काम किसने किया? एक्सटर्नली हुआ है। तो एक्सटर्नली जो चीज होती है वो क्या होती है सर? प्रेशर। प्रेशर। बट अब ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर सर? वॉल्स ऑफ कंटेनर्स के ऊपर। ऐसे कि भाई ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? ये जो लगाएंगे फोर्स, उसकी वजह से जो वो होगा, उसकी वजह से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी? स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर भी प्रेशर भी आ रहा है, स्ट्रेस भी आ रहा है। प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है सर? जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो। और स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है सर? जो इंटरनली जो हमें पुश कर रहा है। भाई बस करो, क्या दबा रहे हो? समझ में आ रहा है? ऐसे वाली चीज। क्लियर है सबको? तो इससे एक और चीज पता लग रही है सर, ये स्ट्रेस कौन सी फोर्सेस की वजह से आ रहा है? इंटरनल तो है, लेकिन ये कौन सी फोर्सेस है? कुछ समझ में आ रहा है सर? फुग्गे वाले में भी आंसर में देखा सर, इसमें भी देखा सर। सर ये तभी लग रही है जब क्या हो रहा है सर? एक्सटर्नल फोर्स लग और रही ये है। उसको क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स को क्या करने की कोशिश?
रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स। तो स्ट्रेस हमेशा रेजिस्टिंग फोर्सेस की वजह से होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। कौन सी फोर्सेस होती हैं ये? रेजिस्टिंग या रीस्टोरिंग फोर्स। याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स कभी भी नहीं होती। कौन सी फोर्स होती है? रीस्टोरिंग फोर्स। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था एक फोर्स का नाम, जिसका नाम था डीफॉर्मिंग फोर्स। दिख रहा है? ये एक फोर्स तो ये थी, जो कि कैसी फोर्स थी? एक्सटर्नल। अब एक दूसरी फोर्स है सर, रीस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स। ये फोर्स हमेशा कैसी होती है सर? इंटरनल। जब internal, डीफॉर्मेशन फोर्स लगेगी यानी एक्सटर्नल, तो क्या होगा सर? प्रेशर एक्ट होगा। और जब रीस्टोरिंग फोर्स यानी इंटरनल फोर्स लगेगी, तब क्या होगा सर? स्ट्रेस। क्लियर है? दोनों में फर्क आप समझ में आ रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स, डीफॉर्मेशन फोर्स, स्ट्रेस, प्रेशर। कुछ भी डाउट है पहले तो वो पूछो। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है बच्चे, जैसे अब इसी के अंदर बात करते हैं। तुमने देखा होगा जब वो 3 बजे, तुम अगर बच्चे 2-3 बजे सोते होगे, जो टाइम वेस्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं सर, अपना इंस्टाग्राम चला लेते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स, उसमें वो मशीनें चलती रहती है ना। बहुत लोगों को देखने की आदत है, वो मशीनें चलती रहती है, वो तो कभी सिलेंडर तोड़ रही होती हैं, कुछ पीस रही होती हैं, 2 बजे बैठ के आराम से वीडियो देखते हैं ना। तो वैसे ही होता है। तो तुमने देखा होगा एक पिस्टन को, पानी को कंप्रेस, लिक्विड को प्रेस कर रहा है, इतना कंप्रेस कर दिया कि वो लिक्विड जिस कंटेनर में था, वो कंटेनर भी शीशे का क्या हो गया? टूट गया। बहुत कंप्रेस कर दिया पानी को, इतना Yes, कंप्रेस sir. कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया कि वो लिक्विड भी पानी को चीरते हुए, मतलब कंटेनर को चीरते हुए क्या निकल गया? बाहर निकल गया। क्यों होता है सर ऐसा? ये तो अब खुद ही समझ लो भाई। इसको, पिस्टन को मैं बहुत ज्यादा दबाऊं, बहुत ज्यादा, तो पानी का वो प्रेशर की वजह से ये कंटेनर भी क्या हो सकता है सर? साइड से टूट जाएगा और फट पानी सकता कहाँ है। निकल जाएगा सर? बह जाएगा सर, बाहर बह जाएगा। हाँ या बाहर। ना? ऐसा हो सकता है। क्या होता है सर, हर एक जैसे- मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, जिसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं सर? अब जैसे इस केस में उसको बोल रहा हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है, मतलब ऐसा समझो। अब मतलब स्ट्रेंथ का मतलब सर ये कितना झेल सकता है। ऐसा ही इस कंटेनर की भी स्ट्रेंथ थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया। क्या लगाया सर मैंने इसके ऊपर? प्रेशर, जिसकी वजह से ये फ्लूइड क्या हो गई सर? कंप्रेस हो गई। जिसकी वजह से ये फ्लूइड क्या हो गई? कंप्रेस हो गई सर, Compress. कंप्रेस हो गई, कंप्रेस हो गई। और कंप्रेस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कंप्रेस हुई, यानी क्या लगा होगा इसके ऊपर? एक्सटर्नल फोर्स, pressure, प्रेशर। लेकिन अंदर से भी इसकी, जैसे जैसे इसकी फोर्स बढ़ रही है, तो अंदर से भी इसकी क्या बढ़ रहा है सर? इंटरनल फोर्सेस बढ़ रही हैं। वो भी एक अपना लगा रही है। उसको क्या बोल रहे हैं क्वांटिटी को? जो अंदर से Stress. फोर्सेस लगा रही हैं सर, उसको क्या बोल रहे हैं? बोलो। तो स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो जैसे जैसे ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, नीचे से अंदर से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को भी, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को भी पार कर जाए। मतलब मटेरियल जितना झेल सकता था उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाए। तो अब देखो वो जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कभी देखा है टूट टूट के जो चीजें होती है वो अंदर की तरफ गिर रही है, वो कांच या बाहर की तरफ गिरते हैं? जब कंटेनर को मैंने बहुत प्रेशर से, पानी वाले को बहुत प्रेशर से दिया और कंटेनर टूट के बिखर गया, तो बताओ उसके टुकड़े बाहर की तरफ गिरते हैं या अंदर की तरफ गिरते हैं? सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ गिरते हैं। और सर लेकिन प्रेशर तो इसके ऊपर नीचे अंदर को हम खींच रहे थे, तो बाहर क्यों गया? क्योंकि बाहर किसकी वजह से गिरे हैं ये क्या लग रहा था? इंटरनल फोर्सेस उसको कहाँ खींच रही थी सर? कहाँ लगा रही थी? बाहर की तरफ, बाहर। कि भाई बाहर हो जा, भाई बाहर हो जा, है ना? तो वो स्ट्रेस बढ़ गया सर। स्ट्रेस, इस ये बंदे का भी स्ट्रेस बढ़ गया, इस कंटेनर का स्ट्रेस बढ़ गया। भाई बहुत परेशान हो गया कि सर ऊपर से इतना प्रेशर आ गया तो इसका स्ट्रेस भी बढ़ता रहा। प्रेशर आ गया, इसका स्ट्रेस भी बढ़ता रहा। और प्रेशर आया, इसका स्ट्रेस भी बढ़ता रहा। और प्रेशर आया, उसका स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि कंटेनर के पास जितनी स्ट्रेंथ थी वो भी क्रॉस हो गई। तो अब वो कंटेनर टूट गया और लिक्विड बह गया। तो लिक्विड बहा किसकी वजह से की? क्या बढ़ गया? इसका स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस इसकी इंटरनल फोर्सेस होती है, इंटरनली। अंदर से पानी के जो, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से जो फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो आई थिंक अब स्ट्रेस, प्रेशर, डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी और रीस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स, इसमें किसी को कोई डाउट है? 1 मिनट है आपके पास, अच्छे से पूछ लो, वरना आपको पता है कौन सा इमोजी भेजना होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले, फिर हम आगे चलेंगे। और धक्के से इमोजी मत भेजना। किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं। चैप्टर की शुरुआत है तो किसी को कोई भी डाउट है तो शर्माना नहीं है किसी ने।
क्लियर है सबको? सब माइक ऑन करके बोले। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ मेरे को, स्ट्रेस किस वजह से होता है? कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल या इंटरनल? फटाफट। Internal. इंटरनल सर, ठीक है सर। अच्छा सर, स्ट्रेस में कौन सी फोर्स होती है सर? एक्सटर्नल फोर्स, ए ऑप्शन, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, या नन ऑफ द अबोव? Restoring. रीस्टोरिंग। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम बात करते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम की। किसकी? इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम में जो एफ एक्सटर्नल होती है वो किसके इक्वल होती है? एफ रीस्टोरिंग के। तो चाहे तुम स्ट्रेस में एफ एक्सटर्नल लिख दो, चाहे एफ रीस्टोरिंग लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ कभी फर्क नहीं पड़ेगा जब बॉडी कैसी हो? इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो इनको रीअरेंज करना ही पड़ेगा तुमको स्ट्रेस के आगे। फिर अगर इक्विलिब्रियम हो तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ठीक है। लेकिन मान लो इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सर कौन सा फॉर्मूला ठीक होगा इन दोनों में से स्ट्रेस का? एफ एक्सटर्नल बाय एरिया या एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया? बताओ, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला सही होगा? अगर इक्विलिब्रियम नहीं है बॉडी में तो एफ एक्सटर्नल बाय एरिया स्ट्रेस होगा या एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया स्ट्रेस होगा? बताओ 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 बताओ। F restoring upon area. हाँ, एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। क्योंकि ये तो कभी भी नहीं हो सकता सर, ये तभी हो सकता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। क्योंकि इक्विलिब्रियम में चाहे आप रीस्टोरिंग देखो चाहे एक्सटर्नल देखो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो चाहे एफ एक्सटर्नल बाय एरिया लिखो, एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं कहीं बुकों में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाय एरिया, लेकिन वहां साइड में ढूंढना क्या भी लिखा होगा, एट Equilibrium. अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये फॉर्मूला सरासर गलत है। चले आगे। Sir. चलो अब आ जाते हैं स्ट्रेस। सर ये जो स्ट्रेस पड़ा है सर, ये कितनी तरह का है सर? स्ट्रेस जैसे हमारे पास रियल लाइफ में हम स्ट्रेस देखते हैं, हम इंटरनली बात करते हैं, क्या स्ट्रेस सिर्फ पढ़ाई का हो सकता है? नहीं सर, स्ट्रेस खेलने का भी हो सकता है सर। सर मम्मी ने कहा है सर इतना पढ़ लो इतना पढ़ो, मेरे को खेलने जाना है, मैं खेलने नहीं जा पा रहा सर, वो खेलने का स्ट्रेस है। खाने का भी स्ट्रेस हो सकता है। वैसे ही सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी फोर्स लग रही है। ऐसे ही सर यहाँ पर भी है, टाइप ऑफ फोर्सेस से स्ट्रेस डिफाइंड है। 3 तरह के स्ट्रेस हम पढ़ते हैं, हालांकि वो 2 ही होते हैं, लेकिन हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो पहला कैटेगरी क्या है सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं सर इसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। Longitudinal. दूसरा क्या होता है सर? टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? Tangential stress. और तीसरा क्या होता है सर? टेंजेंशियल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या होता है सर? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। Volumetric stress. और इसको बल्क स्ट्रेस भी बोल देंगे। एक सेकंड। तो मैंने नाम इनके और भी होंगे आगे, इनका नाम अल्टरनेट में भी ली जाते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस, ये सब, बट हमको बाद में बात करेंगे। एक सेकंड चल जा भाई। हाँ चेंज करनी पड़ेगी यार मेरे को केबल, अब वो तो हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो क्या फर्क है सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में तो क्या चेंज होती है सर? लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ। क्या चेंज होगी सर? लेंथ। अच्छा सर, मतलब शेप, ऐसा समझ रहे हो लेंथ, बट एक्चुअल में क्या होता है तो देखो, ये एक अगर मेरे पास कोई भी सरफेस है, अगर इसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से इसका साइज चेंज हो रहा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। क्या होगा सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये एफ हो गया सर। अब ये तो एफ एक्सटर्नल हो गया, और इसके अगर इस बॉडी को मैं खींचना चाहूंगा तो इसको एफ एक्सटर्नल लगेगा, लेकिन इसको अपोज करने के लिए भी तो एक फोर्स होगी, जिसको क्या बोल देता हूं मैं? अपोज वाली फोर्स को रीस्टोरिंग। तो बाहर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पर होता तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सी फोर्स लिखूं? Restoring. एफ रीस्टोरिंग अपॉन में एरिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, तब क्या भी लिख सकते हो? F external upon area. क्योंकि एट इक्विलिब्रियम पर एफ रीस्टोरिंग किसके इक्वल होता है? एफ एक्सटर्नल। तो जब सिंपल एफ एक्सटर्नल, ये फोर्स क्या है सर? परपेंडिकुलर लगी है सर। कैसी लगी है सर? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर फोर्स कैसी लगती है सर?
परपेंडिकुलर। ठीक। प्रेशर में हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, लेकिन स्ट्रेस में जरूरी नहीं है। स्ट्रेस में यहां पर तो परपेंडिकुलर लगी। अब दूसरा नाम है टेंजेंशियल। इसका नाम से ही स्पष्ट है कि फोर्स कैसी लगेगी सर, टेंजेंशियल। कैसी लगेगी? सपोज कर लो ये दो स्क्वायर है, ऐसे दो रेक्टेंगल है, दिख रहे हैं। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई इधर, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई इधर, नेट फोर्स तो 0 है। तो ये वाली चीज कहां खिसक जाएगी, आगे नहीं खिसक जाएगी। ये बॉडी कुछ ऐसा नहीं हो जाएगी। अब देखना, देखो ये वाला फोर्स ये आगे खिसक गया और ये कहां खिसक गया सर, पीछे। तो ये फोर्स कैसे लगी है, परपेंडिकुलर तो नहीं लगी सर। कैसे लगी है सर, सरफेस के अलोंग लगी है। जैसा सरफेस है वैसे ही फोर्स लगी है। तो इसको बोलते हैं सर टेंजेंशियल। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, सरफेस के टेंजेंट लगी है, इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं सर, टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल। ज्यादातर बुक्स में आपको इसका ये डायग्राम मिलेगा कि एक ये स्क्वायर है, इसको मूव नहीं करना हमने ऐसे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये मूव नहीं होगा। तो सिर्फ ऊपर वाला, यहाँ पर एक फोर्स लगाई सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेस जो है याद रखना ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर भी डिपेंड करते हैं, पॉइंट पर डिपेंड करते हैं सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसीलिए तो इसको टेंसर कहा जाता है, पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैंने यहाँ फोर्स लगाई तो इसका ऊपर वाला हिस्सा आगे खिसक जाएगा, नीचे वाला वहीं रहेगा। तो इसका नया फिगर कैसे बनेगी, ये ऊपर वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखेगा आपको आगे खिसकता हुआ, लेकिन नीचे वाला अभी भी कहाँ रहेगा सर, नीचे ही रहेगा। ये कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, ब्लू वाली शेप दिख रही है सबको, ग्रीन वाली और ब्लू वाली में। सर ब्लू वाली में क्या है सर, पूरा एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर मान लो, लेकिन जब मैंने फोर्स लगाई तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा आगे चला गया, लेकिन नीचे वाला अभी भी वही रहा। इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना सबको, ब्लू वाला हिस्सा देखो सिर्फ। यस सर, यस सर। थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन शुरू में वो ग्रीन वाला था। तो ये टेंजेंशियल फोर्स होती है। इसीलिए सर इस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया सर, F टेंजेंशियल अपॉन एरिया। एक होता है सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है सर, एक लिक्विड के ऊपर वॉल्यूम लग रही होती है, एक लिक्विड के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है सर। होता सर ये परपेंडिकुलर वाला ही है, नॉर्मल स्ट्रेस। इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों बोलते हैं सर नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल लग रही है। ऐसी वजह से इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस का। अब यहाँ पर क्या है सर, एक लिक्विड पर या किसी पर भी हमारे फोर्स लग रही है सर हर डायरेक्शन से, तो इसकी क्या चेंज होगी सर, ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर को अगर हर तरह से इसकी वॉल्यूम चेंज होगी। देखो पहले इसका वॉल्यूम कुछ और होगी, जब ये दब जाएगा तो इसकी वॉल्यूम और कुछ हो जाएगी, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोला हुआ है। बट ये होता सर नॉर्मल स्ट्रेस का ही पार्ट है, क्योंकि फोर्स हर टाइम पर कैसी लग रही है सर, हमेशा हर पॉइंट पर कैसी है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। इसलिए ये टाइप तो इसी का ही है, लेकिन इसका नाम अलग से दे देते हैं और इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ये स्ट्रेस का मतलब ही क्या होगा सर, एक चीज याद रखना, आगे समझ में आएगा तुम्हें, क्या, एक्सेस प्रेशर। इसमें स्ट्रेस को वही बोलोगे जो क्या होगा सर, एक्सेस प्रेशर। अब ये एक्सेस प्रेशर क्या है सर, आगे समझेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो सर, तीन तरह के, कौन कौन से सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी शियर स्ट्रेस, और तीसरा कौन सा स्ट्रेस है सर, वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे ही सर इन्हीं स्ट्रेस से आगे नाम बनते हैं सर स्ट्रेन के। जैसे मैं तुम्हें करवाऊंगा नहीं, कल ही करेंगे, बट आपको बताता हूं। देखो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो वो किस में चेंज कर रहा है, लेंथ में चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आएगा उसको बोल देंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोल देंगे सर इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। ऐसे इसके साथ एरिया में, इसके अंदर भी चेंज होता है तो इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन बोल देंगे। तीसरे वाले को क्या बोल देंगे सर, वॉल्यूमेट्रिक चेंज। क्या बोल देंगे सर, वॉल्यूमेट्रिक चेंज। इसमें चेंज इन लेंथ हो रहा है, एरिया हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है सर, चेंज इन वॉल्यूम। तो ऐसे ही स्ट्रेन के भी दो नाम, तीन नाम हो जाएंगे। ऐसे ही सर मॉडुलस के भी तीन नाम होंगे। आपने सुना होगा हमेशा से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना, सुना होगा नाम इनका, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। सर इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्या होता है ये, अगर आप कंटिन्यू इस लेक्चर को करोगे मेरे वाले, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सर क्या यंग्स मॉडुलस होता है, क्या बल्क मॉडुलस होता है,
ये सब क्या होता है, हम इसके ऊपर बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे हमने पिछले बार उसके करे थे, अभी पिछले चैप्टर्स के करे थे ना हमने लास्ट में प्रीवियस ईयर्स, तो इसके भी करेंगे चैप्टर वाइज। बट आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अटेंडेंस। अगर आप रोज आओगे तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आज थोड़ा सा भी समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला और समझ में आएगा, क्योंकि आज इंट्रो था चैप्टर का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी आज ने स्ट्रेस करा है, कल हम स्ट्रेन भी करेंगे और हुक्स लो भी पढ़ेंगे, ये सब कर लेंगे। फिर आपको समझ में आएगा सर ऐसे में क्या, कब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगता है, कब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगता है, समझ में आएंगी चीजें अच्छे से। और एक ही फॉर्मूले से सब करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर्स भी होंगे, बट क्लास लगानी पड़ेगी आपको। यस सर। क्लियर है? आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कर देंगे तो ओवर हो जाएगा सर। आज इतना ही, चैप्टर छोटा सा है, सिर्फ इसीलिए इसको चूज किया क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीक या नेक्स्ट वीक के हाफ में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं। Bye, किसी को sir. कोई डाउट है आज के कंसेप्ट में तो वो रुक सकता है, अदरवाइज बाय। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड नाइट बच्चे का, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय सर।